नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों आरओ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट देखा है जिसमें लगभग हमने 50 से 60 क्वेश्चन को बारे में डिटेल एनालिसिस के साथ अध्ययन किया। आज भी हमारे 25 से 30 क्वेश्चन हैं जिनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उपर्युक्त में से कितने पद केवल भारतीय नागरिक धारण कर सकता है? ऑप्शन ए है केवल 1, केवल 3, केवल 2, सभी 4। देखिए दोस्तों, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे संसद का कोई सदस्य हो, या चाहे वह लोकसभा का हो या वह राज्यसभा का हो, महान्यायवादी हो या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, इन सभी पदों को धारण करने के लिए सबसे जो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वह होती है कि वह सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 हमारे सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सभी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। देशीकरण की अवधि को घटाकर 2 वर्ष किया गया। तो देखते हैं उपयुक्त कथन में से कौन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना ही 1 ना ही 2। देखिए दोस्तों, ये पहला ऑप्शन तो सही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को जो है अब क्या दी गई, भारत की नागरिकता दी गई। किसके द्वारा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। लेकिन ये जो देशीकरण है इसकी अवधि को 2 वर्ष नहीं किया गया है दोस्तों। पहले यह अवधि 11 वर्ष की हुआ करती थी और अभी इसे घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो यानी 2 वर्ष नहीं है। अतः ऑप्शन 2 हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो केवल 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देशीकरण होता क्या है? दरअसल दोस्तों, जैसे कि भारत में नागरिकता लेने के कई आधार हैं। जैसे एक पहली बात तो आप जन्म से नागरिकता ले सकते हैं, दूसरा है पंजीकरण से ले सकते हैं, आप पंजीकृत हो सकते हैं, और तीसरा जो है एक है वह देशीकरण है। अब देशीकरण का अर्थ क्या होता है यहाँ से आप समझ लीजिए। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है किंतु भारत में वह लगातार 12 महीने तक रहा हो और पहले जैसे नियम था, पिछले 11 वर्ष और अभी के हिसाब से बात करें तो पिछले 5 वर्ष से भारत में आ रहा हो, जा रहा हो, मतलब भारत में रह रहा हो, लेकिन इन 5 वर्षों के अंतर्गत उसने 12 महीने यानी 1 साल लगभग लगातार भारत में निवास किया हो, तो उसे भी भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा और इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सेना, शिक्षा, विदेशी राज्य, निम्न उपयुक्त में से किनसे संबंधित उपाधियां भारत के नागरिक स्वीकार कर सकते हैं? जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे यहाँ उपाधियों को स्वीकार करने के लिए प्रतिबंध दिया गया है। हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 18 है उसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक कोई भी उपाधि नहीं धारण करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ छूट दी गई हैं, जैसे वह सेना का, शिक्षा का, या जैसे कि कहें कोई प्रोफेशन है, उनसे संबंधित उपाधियां तो नहीं है, वह पद हैं, उन्हें धारण कर सकता है, लेकिन उनका उपयोग वह अपने नाम के साथ नहीं करेगा। ठीक है, और विदेशी राज्य से वह कोई भी उपाधि नहीं धारण करेगा, और यदि वह करना भी चाहता है उससे उसके पूर्व जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी कि राष्ट्रपति अनुमति देती हैं या नहीं देती हैं। वो भी पूर्णतः जो है भारतीय नागरिकों के लिए प्रतिबंधित है। यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में काम कर रहा है तो उसे भी राष्ट्रपति से जो है क्या लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा या अनुमति लेना होगा। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपाधियों का जो उपाधियां हमारे यहाँ नहीं दी सकती, किसमें लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 18 में लिखा गया है, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में यह उल्लेखित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़े दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संघ सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार, न्यायालय, उपर्युक्त में से कौन संविधान वर्णित राज्य की परिभाषा में शामिल हैं?
तो आप सभी को पता है संविधान में 2 जगहों पर राज्य की परिभाषा दी गई है। उसमें आर्टिकल 12 है और आर्टिकल 36 है। इसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के अंतर्गत 2 जगहों पर डिफिनेशन ऑफ जो है स्टेट की दी गई है। और उसमें किस किस का वर्णन किया गया है दोस्तों? संघ सरकार, राज्य सरकार या इससे संबंधित कोई स्थानीय निकाय या संघ या राज्य सरकार के संबंधित कोई संस्थान या न्यायालय भी इसके अंतर्गत आएगा, यह सब क्या होंगे? यह राज्य के अंतर्गत माने जाएंगे। यहाँ पर इसका संदर्भ यह है कि इनके विरुद्ध जो है आपको क्या मिलेगा? जो है फंडामेंटल राइट के अधिकार प्राप्त होंगे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि चारों ऑप्शन जो हैं वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम अपने। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है, और ये है। दूसरा है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? अब देखिए दोस्तों, विधायिका किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है। इसकी जो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है, इस पे प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार से जो है किसी के प्राण लेने की क्षमता नहीं है जब तक वह किसी आपराधिक कृत्य में न शामिल हो। अब बात होती है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल यह प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। जैसे कुछ जनजाति क्षेत्र हैं और वहां पर अगर चाहे राज्य सरकार तो यह लगा सकती है कि यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मणिपुर की अभी हिंसा जो चल रही है उसमें कुछ इसी प्रकार के विवाद हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा यहाँ मुद्दा वह नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 2 है हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने अधिकारों को उच्चतम न्यायालय ने जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल किया है? मतलब यहाँ पे जो अधिकार दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो है जीवन का अधिकार माना है? त्वरित न्याय का सिद्धांत, आजीविका का सिद्धांत, निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छ पर्यावरण। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे आर्टिकल 21 जो है हमारा, वह राइट टू लाइफ का अधिकार रखता है, जो कि क्या है? हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में उल्लेखित है। फंडामेंटल राइट आपको बता दूं कि 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक उल्लेखित किया गया है और यह संविधान की किस में है? तो भाग 3 में है। तो त्वरित न्याय का सिद्धांत, जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे जीवन से संबंधित है, क्योंकि यदि व्यक्ति को न्याय शीघ्र नहीं मिलेगा तो लेट में देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान ही होता है। आजीविका का अधिकार दोस्तों दरअसल में पहले यह डीपीएसपी हुआ करता था, लेकिन यह अभी जो है उच्च न्यायालय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि अब जो निम्न वर्ग हैं या जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें जो काम देने का कार्य है वह राज्य सरकार अवश्य करेगी। जिसके तहत आपने विभिन्न प्रोग्राम देखे होंगे, जैसे नरेगा हो गया और विभिन्न तरीके से चीज़ें चलती रहती, योजनाएं चलती रहती हैं जिससे लोगों को काम मिलता रहे। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये चारों के चारों सही हो जाएंगे। अतः सभी 4 जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सभी जो है राइट टू लाइफ का जो है अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आप आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? आर्टिकल 21 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, पहला ही युग्म गलत हो गया, जैसे कि अभी आपने पढ़ा राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, जी हाँ बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करना, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें दोस्तों केवल 2 युग्म हमारे सही हैं, 2 और 3, और युग्म जो 1 है यह गलत है। इसमें जानते हैं आप लोग राइट टू लाइफ है। और अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है दोस्तों, यह किस में लिखा गया है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 इन दोनों आर्टिकलों में इनसे संबंधित क्या है? तो यहाँ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और यह भी इनके फंडामेंटल राइट के रूप में ही आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता
किताब लिखना, फिल्म बनाना, सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति करना उपयुक्त में से कितने वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल हैं? जी हाँ दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल सही, किताब लिखना बिल्कुल सही, फिल्म बनाना, सोशल मीडिया पर अपने विचार की अभिव्यक्ति करना, जी हाँ, यह चारों जो हैं क्या है, हमारे स्वतंत्रता के मूल अधिकार हैं। किसके? वाक् एवं अभिव्यक्ति। आप सभी को पता है वाक् एवं अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वह हमारा आर्टिकल 19 के फर्स्ट के तहत हमें दिया गया है। इसमें वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक को प्राप्त हुई, यह लिखा है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार विस्तारित किया है, परिभाषित किया है। आप सभी को पता होगा, क्योंकि मैं यह क्यों कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है, क्योंकि हमारे संविधान का जो व्याख्याकार है वह सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, तो इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जिक्र आता रहता है। हमारा यह भी फंडामेंटल राइट है। 19 के 1 के तहत हमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली स्वतंत्रता हमें बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरी स्वतंत्रता हमें क्या है दोस्तों? तो हमें दूसरी स्वतंत्रता शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की है। तीसरी स्वतंत्रता हमें जो है कहीं जो है संगठन बनाने की है। कोई भी हम संगठन बनाना चाहते हैं, जैसे कोई समिति बनाना चाहते हैं, कोई संगठन बनाना चाहते हैं, कुछ भी है। चौथा जो है हमारी स्वतंत्रता, हमें वह चौथी स्वतंत्रता उपलब्ध की गई है वह भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की निर्बाध रूप से बसने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। पांचवी स्वतंत्रता जो है दोस्तों हमारी पहले संपत्ति की हुआ करती थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। और छठवीं स्वतंत्रता हमारी दोस्तों व्यापार करने की स्वतंत्रता है। और यह सभी की सभी स्वतंत्रताएं कहाँ पे लिखी हुई दोस्तों? 19 के आर्टिकल 19 में लिखी हुई है, जो कि क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और आर्टिकल 19 के ही सब क्लास 2 में जो है इस पर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं कि इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है यदि आवश्यकता पड़े तो। वह उसमें कौन कौन से आधार हैं? उसमें 3 आधार दिए गए हैं। जैसे एक है सदाचार का आधार, ठीक है, सदाचार एवं नैतिकता का आधार है। दूसरा है लोक व्यवस्था का अधिकार, और तीसरा जो है अखंडता का अधिकार। मतलब अखंडता, आपकी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता से यदि राष्ट्र की अखंडता को चोट पहुंच रही है, लोक व्यवस्था को चोट पहुंच रही है, सदाचार या समाज की नैतिकता को चोट पहुंच रही है, तो आपके इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ते हैं। संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिविल मामले में भूतलक्षी विधि का निर्माण किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। दोहरे दंड से संरक्षण का अधिकार केवल विभागीय दंड के विरुद्ध है। जी नहीं, दोहरे दंड का जो संरक्षण है वह विभागीय दंड को छोड़ करके सभी के खिलाफ है। यानी यदि किसी को विभागीय दंड मिला है और उसे न्यायालय भी दंड देता है तो वहाँ पे दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। जबकि कोई यदि सामान्य व्यक्ति है उसे किसी एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन यदि से मान लीजिए पुलिस में है, ठीक है, कोई पुलिस का कर्मचारी है और उसने कोई अपराध किया, उसको एक विभागीय दंड मिला, उसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, या नौकरी से निकाल दिया गया, यह भी एक प्रकार का दंड है। और दूसरा दंड उसको न्यायालय ने दिया, मान लीजिए उसे 2 साल की सजा दी गई। अब अपराध तो एक ही है, इसने एक ही अपराध किया और इसके ही 2 अलग अलग दंड दिए गए। यानी विभागीय दंड के विरुद्ध नहीं, बल्कि विभागीय दंड को इसमें छूट है कि विभागीय दंड इसमें दिया जा सकता है। और सामान्य किसी व्यक्ति को एक सजा के लिए 2 दंड नहीं दिए जा सकते हैं। इसमें हमारा केवल ए सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा हमारा गलत है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। किसी नागरिक द्वारा मूल कर्तव्य को उल्लंघन करने पर उच्चतम न्यायालय उसे मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। उपयुक्त कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, हमारा जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 की 51A में वर्णित है। ठीक है, और इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, यह चूंकि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है तो इसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 37 यह कहता है कि डीपीएसपी को लेकर के हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यह न्यायालय में यह जो है परिवर्तनीय नहीं होगा, यह हमारा आर्टिकल नंबर 37 कहता है। और किसी नागरिक के द्वारा मूल कर्तव्य को उल्लंघन करने पर उच्चतम न्यायालय उसके मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है, तो यह भी बात गलत है। हालांकि उसे
आईपीसी के तहत सजा दी जा सकती है, लेकिन उसके फंडामेंटल राइट्स पर कोई भी वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों दोनों कथन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कितने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत संरक्षित किए गए हैं। आप सभी को पता है आर्टिकल 29 के तहत जो है अल्पसंख्यक समुदाय है उनके संरक्षण की बात की गई है। और ये अल्पसंख्यक संरक्षण जो होगा ये किस किस आधार पर किया जाएगा, तो यह दोस्तों किया जाता है भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और लिपि के आधार पर। 3 आधार हैं जिस पे इनका संरक्षण किया जाता है और इन्हीं लोगों को कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि अपने समूह को है अपनी चीज़ों को संरक्षित करने के लिए कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं, विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं, जैसे कि संस्थान बना सकते हैं, ये विद्यालय खोल सकते हैं स्पेशल रूप से, कुछ वहाँ पे स्पेशल पढ़ाइयाँ कराई जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 और ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धर्म गलत हो जाएगा, यानी केवल 2 युग्म हमारे यहाँ पर सही होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार पर युक्त निर्बाध लगा दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति एक समान है। अब चलिए चलते हैं। संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर युक्त निर्बाध लगा जा सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है। यह जी हाँ पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि आर्टिकल 34 हमारा यह आदेश देता है कि जो भी सशस्त्र बल में है, जो फोर्सेस में होंगे या जो कैसे आईबी में होंगे या रॉ में होंगे या जैसे कि सीबीआई में हैं, इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको जो है सीमित किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास ऐसे डाटा होते हैं जैसे कि कोई रॉ का एजेंट है, अब वो कहे उसके पास क्योंकि संवेदनशील जानकारियां हैं और वो कहे हम वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानेंगे और चीज़ों को बताएंगे तो ये हमारे राष्ट्र के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए इनके ऊपर युक्त निर्बंधन लगाया जाता है। आर्टिकल 34 यह इसको हमें मान्यता देता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्तियाँ एक समान है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक ऐसा मामला है, आप सभी को पता है आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करते हैं, और यहाँ पर उच्च न्यायालय को जो है रिट जारी करने की शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा है। ये विशेष प्रावधान है, इसे याद रखिएगा। केवल एक ही जगह पे है जहाँ पर उच्च न्यायालय की पावर ज़्यादा हो जाती है किससे, उच्चतम न्यायालय से। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हमने आगे बढ़े। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निवारक निरोध, मार्शल लॉ, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, किन मामलों में मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। निवारक निरोध मतलब है दोस्तों, जैसे जब किसी व्यक्ति से समाज पर खतरा मौजूद हो या ऐसा माना जाए कि उसके व्यक्ति से लोक व्यवस्था भंग की जा सकती है, तो उसे जो है जेल में ना करके हम नज़रबंद कर देते हैं, उसके घर में ही उसको रोक देते हैं, उसे बाहर जाने से रोका जा सकता है, इसे निवारक निरोध कहते हैं। मार्शल लॉ मतलब आप सभी समझते हैं कि सैन्य शासन लगाना या सैन्य प्रशासन लगाना। जब सैन्य शासन लगता है तो वहाँ के लोगों का फंडामेंटल राइट आप समझिए लगभग समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में दोस्तों फंडामेंटल राइट्स को स्थगित कर दिया जाता है, ये भी सही है। हालांकि इसमें आर्टिकल 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शासन, आप सभी को पता है राष्ट्रपति शासन किसी भी प्रकार का जो है दोस्तों नागरिकों को प्रभाव नहीं डालता है। यह विधायिका से मतलब होता है जब सरकार जो होती है वह संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करती है और सरकार जो है निरंकुश होने लगती है, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएंगे, यानी केवल 3 सही होंगे। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संविधान में वर्णित मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय से संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक फंडामेंटल राइट अधिकार है, और जो मूल अधिकार हैं इन्हें न्यायालय में परिवर्तनीय किया जा सकता है। परिवर्तनीय मतलब यदि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाकर के अपने उस फंडामेंटल राइट को अचीव कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते
हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 1 को सही व्याख्या करता है, यह सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता, संपत्ति का केंद्रीकरण पर रोक, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, उपयुक्त में से कितने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अब देखिए डीपीएसपी दोस्तों हमारे संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 ए तक वर्णित है। और ये ऐसे थे मतलब कि कह सकते हैं डीपीएसपी वो अधिकार थे जो संविधान में उस समय हमें तत्काल नहीं दिए जा सकते थे। तो उन्होंने कहा इसको हम ऐसे सेफ रख देते हैं, किसी न्यायालय में जाके लोग पर चैलेंज नहीं कर सकते, तुरंत नहीं ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी चीज़ें सुधरती जाएंगी, हमारा प्रशासन सुधरता जाएगा, संसद इसे अपनी ड्यूटी मान करके निभाएगा और उसे पूरा करता रहेगा। तो सामान्य नागरिक संहिता आर्टिकल 44, संपत्ति का केंद्रीकरण पर रोक होनी चाहिए आर्टिकल 39 का सी, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी आर्टिकल 53, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण ये दोस्तों आर्टिकल 51 होगा। तो यानी जो चारों हैं यह सभी के सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ेंगे। दोस्तों थोड़ा सा ही इसमें बदलाव ला देते हैं। ये जो 50 है ये 50 न होकर के आर्टिकल नंबर 50 हो जाएगा। 51 मैंने यहाँ पे गलती से बोल दिया, अभी जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ मैंने कुछ गलत कह दिया है। ठीक है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वह 50 है और जो 51 नंबर आर्टिकल है वह क्या कहता है दोस्तों, युद्ध व शांति की घोषणा जो है यह राज्य करेगा और इसे बनाए रखने में प्रोत्साहित करेगा, है आर्टिकल नंबर 51 है। और 51 ए जो है हमारे कर्तव्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है इसे प्रथम संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। फर्स्ट संविधान संशोधन 1950 से 51 के मध्य में होता है और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची शामिल किया जाता है। इसके द्वारा भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षण प्रदान किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस शामिल अधिनियमों को मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। जी हाँ, सही है। 1 से लेकर के तीनों सही हैं, सभी 3 सही माने जाएंगे। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन है उपर्युक्त में से कितने मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। देखिए जो मूल अधिकार हैं हमारे वह 12 से लेकर के 35 तक है जैसे बताया, और इसमें 2 प्रकार के अधिकार हैं। एक वह अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और वह अधिकार जो विदेशी को भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा होगा, तो इसमें आर्टिकल 15 और 16 और 19 और 29 व 30। ठीक है, 15 है धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 हमारा लोक नियोजन में समानता है और 19 हमारा जो है वह क्या कहता है, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 और 30 अल्पसंख्यकों का जो संरक्षण है यह अधिकार केवल और केवल भारतीयों को भी प्राप्त हैं। और जो शेष अन्य अधिकार हैं विदेशी प्लस भारतीय दोनों को प्राप्त हैं। तो लोक नियोजन के अवसर की समानता आर्टिकल 16 है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 है। जीवन की दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 है। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 है। इसमें से केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से अधिकार हैं दोस्तों, तो हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा है, 16 है और 19 है। यानी ये दोनों केवल किसको प्राप्त हैं, केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। यानी जो 2 हैं ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और ये है जो दोनों यह किससे हैं, भारतीय यानी इंडियन और विदेशी दोनों को यह अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ेंगे हम। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निर्देशक तत्वों को विधि द्वारा लागू कर सकती है। जी बिल्कुल सही बात है। इनका उल्लंघन करने वाली विधि को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इनका उल्लंघन करने वाले विधि को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर अब आप प्रति समझिए क्या कह रहा है। यदि कोई विधि डीपीएसपी का उल्लंघन करती है तो उसे न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि डीपीएसपी भी किसी का उल्लंघन करती है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है, तो भी इसको किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 39 का बी एंड सी, जिसमें संपत्ति का एकीकरण और
जो सार्वजनिक वितरण का सिद्धांत है या समता वितरण का सिद्धांत है, इन दोनों से संबंधित अगर कोई मामला होगा तो इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसके एवज में? तो फंडामेंटल राइट के एवज में। बाकी दोनों चीज़ों को यह किया जा सकता है। इसमें 1 और 2 दोनों सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हमने आगे बढ़ेंगे। भारत में पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में इस वर्ग की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्ति का प्रावधान है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 338 का बी जो है, इसके द्वारा जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए एक आयोग का निर्माण किया जा सकता है। मंडल आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण का सुझाव दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण का सुझाव मंडल आयोग ने दिया था, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने आर्थिक आधार को भी मान्यता दी थी। इस बात को याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनीवाद में क्रीमी लेयर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो यह भी एकदम सही हो जाएगा। तो यानी हमारे यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि इसमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तीनों आधार शामिल किया था मंडल आयोग ने, तो यहाँ पर हमारा बी 2 नंबर गलत हो जाएगा और 1 और 3 सही हो जाएगा। यानी केवल 2 ऑप्शन जो है हमारे सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ेंगे। संविधान में वर्णित मूल अधिकार के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। धार्मिक प्रचार में धर्मांतरण का अधिकार नहीं शामिल है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक प्रचार का अधिकार है आपको, धर्मांतरण का अधिकार, आप किसी से जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं किया सकते या किसी को आप कोई लालच देकर धर्मांतरण नहीं करवाया जा सकता है। इसमें बहुत फेमस जो है वाद है, जो स्टेनलिस करके एक व्यक्ति थे, उनका और उड़ीसा सरकार का वाद चला था, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने धर्मांतरण पर पहला राज्य था जिसने कानून बनाया था। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, यानी केवल 2 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है? जन्म के आधार पर? जी हाँ, बिल्कुल। अवजनन के आधार पर? जी हाँ, बिल्कुल। पंजीकरण के आधार पर? जी हाँ, बिल्कुल। देशीकरण के आधार पर? जी हाँ, बिल्कुल। चारों आधार पर लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। अब यहाँ पे आपको जन्म, पंजीकरण तो समझ में आ रहा होगा। अवजनन क्या है और देशीकरण क्या है? अवजनन से संबंधित वह व्यक्ति है 26 जनवरी 1950 से पहले वह व्यक्ति जिसका जन्म तो विदेश में हुआ था, विदेश में जन्म हुआ था, लेकिन वहां आकर रहने लगा था किससे? 26 जनवरी 1950 से, तो उसे अवजनन के आधार पे भारतीय नागरिक माना जाएगा। यानी मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, इनका जन्म होता है कब? इनका जन्म होता है 49 में, ठीक है, और इनका जन्म होता है यूएसए में, लेकिन जो है ये क्या करते हैं, ये चले आते हैं भारत में। और ये कब भारत पहुंचते हैं दोस्तों? तो ये पहुंचते हैं 22 जनवरी 1950 को। अब क्या हुआ, अगर तब से ये भारत में ही रह रहे हैं, तब इनका जन्म भले ही भारत के बाहर हुआ है, लेकिन इन्हें अवजनन के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। और देशीकरण का मतलब क्या है? वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक ना हो, किंतु 12 माह लगातार भारत में रहा हो और 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। निवास का अर्थ है कि वह आ जा भी अपने, अगर मान लीजिए देश में आ भी जा रहा है तो नहीं, लेकिन 12 माह वह लगातार रहना हो। जो यह 2 क्रियाओं को पूरा करता है उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के अधिग्रहण के लिए राज्य को बाजार दर पर मुआवजा देना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं। आप सभी को पता है हमें धार्मिक अधिकार फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दिए गए हैं। अब 25 क्या कहता है? हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसके आचरण करने की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि किसी भी
धर्म को, अपने संस्थान या अपने संप्रदाय की स्थापना की व्यवस्था है, और वह अपने लिए चल अचल संपत्ति का अर्जन भी कर सकता है, जैसे जो मंदिर मस्जिद इन सब का निर्माण किया जा सकता है, वो आर्टिकल 26 के तहत है। और आर्टिकल 27 क्या कहता है दोस्तों? तो आर्टिकल 27 यह कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी, यानी जो राज्य यानी स्टेट है, और किसी भी विशेष धर्म के प्रति जो है टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और आर्टिकल 28 क्या कहता है कि जो भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि वह राज्य के द्वारा पूर्णतः जो है पोषित हैं तो उन्हें नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि उन्हें आंशिक है या ट्रस्ट के द्वारा है तो उन्हें जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसके? बच्चों के माँ बाप के सलाह परमिशन के बाद जो है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ेंगे। उपयुक्त में से किन आधारों पर वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं? मानहानि, नैतिकता, लोक व्यवस्था, अपराध को बढ़ावा देना। तो जी बिल्कुल नैतिकता के आधार पर लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था के आधार पर लगाया जा सकता है, अपराध को बढ़ावा देने के कार्य आप करेंगे या लोक व्यवस्था को खराब करने के कार्य करेंगे तो भी लगाया जा सकता है, और मानहानि के आधार पर भी किसी व्यक्ति के वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में बात कीजिए। तो आप सभी को पता है आर्टिकल 29(1) का सब क्लॉज एफ जो है संपत्ति का अधिकार था, जिसे फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया है, और इस समय आर्टिकल 300 जो है संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि पर अधिकार से वंचित किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया जा सकता है। जी नहीं, पहले किया जा सकता है, वर्तमान में नहीं, क्योंकि अभी यह फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? केवल एक सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कितने पदाधिकारियों के विरुद्ध परमादेश रिट जारी किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं जारी किया जा सकता है। तो आप सभी को पता है परमादेश कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी को दिया जाता है किसी कार्य को करने के लिए। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, सार्वजनिक पदाधिकारी। तो दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ कभी भी परमादेश नहीं जारी किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने द्वारा किसी भी किए गए कार्य के लिए न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, सार्वजनिक बैठे पदाधिकारी को, यानी केवल एक सही हो जाएगा। तो आज हमारे 25 महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चंस देखे जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सभी समझ में आया होगा, सारी बातें समझ आई।